सुनो बैठो। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, हमने उसी ने हेडिंग, अब क्यों डाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डाल रखी ना थी। उसमें हमने एक श्रेणी करी थी, अभी कौन सी श्रेणी करी थी? 3D श्रेणी करी थी। अब उसमें डाल लो 4D श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लिखो। हाँ 4D श्रेणी को हमने कौन सी कही थी? 4D। द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी तो कही थी भैया हमने। द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब मुझे बताओगे ये श्रेणी कहाँ से शुरू हुई थी भैया? द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये श्रेणी है देखो हमारी, पहली तो स्कैंडियम से, दूसरी कौन सी थी? दूसरी वाई से लेकर कहाँ तक थी? CD तक थी। कौन सी कहाँ तक थी? वाई से लेकर CD तक थी। और भैया अब इसमें लिखना शुरू करेंगे, पहले इसके बारे में लिख लें। जैसे वाई है हमारा 39, वाई के बाद भैया ZR है 40, ZR के बाद में NB है, NB है भैया, NB के बाद में MO है, MO के बाद में TC है, TC के बाद में RU है, RU के बाद में भैया RL और PD है, RL और PD है, और PD के बाद में हाँ RH है। देखो PD और PD के बाद में भैया AG और CD। ये हमारे तत्व में 40 नंबर पे भैया, ये 41 है, ये 42 है, ये 43 है, ये 44 है, ये 45 है, ये 46 है, ये 47 है, ये 48। क्या भैया? ये RH है, ये RU है। 4D श्रेणी है तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षा में जाएगा, 4D और 5s कक्षा में जाएगा। तो हम एक साथ पता क्या लिखेंगे इनके, एक साथ इनके वो लिख लो। जैसे हमारा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा तो यहाँ भी 4D 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 4D। कल हमने क्या लिखा था? 3D लिखा था बाबू ना, लिखा था यहाँ 3D यानी 4D 4D, और ये हमारा क्या आएगा 4D। हम पता है कि इसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन हमारा 5s में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 5s 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 5s। हाँ बाबू लिखो, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे न जाएंगे। अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ऐसा ना करा के, जैसे इतने लंबे बड़े वाले पहले कराए थे, ऐसा ना करा के बिल्कुल ये वाले कराऊंगा, बस इनमें इलेक्ट्रॉन भरना सीख जाएंगे। 5s हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे थे हम? डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो मैंने कल की क्लास में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल अच्छी तरीके से खोल के दिखाया था। चाहे तुम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर जाके तुम्हारे, चलो मैं एक तुम्हें होमवर्क दे रहा, घर जाके इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 इस तरह से लिख के लेगी, एक बार लिख के देखियो, ठीक है। बस जो जो अपवाद है ना उनका ध्यान रखना। अब हमने लिखा 4D श्रेणी, हमने 3D श्रेणी का तो कर लिया था, है नहीं। अब हमने क्या करा 4D श्रेणी, यानी 4D श्रेणी कौन सी श्रेणी बोलेंगे हम? द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। और जो ये कहाँ से शुरू होती है? ये Y से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? CD तक जाती है। इस पर Y, ZR, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG और CD आता है इसमें। भैया जब हमारी 4D श्रेणी है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 4D कक्षा में जाएगा, और 4D के साथ में कहाँ जाएगा? 5s कक्षा में जाएगा। तो भैया 4D कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4D कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4D कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब भैया ये अपवाद है, ये नियमों का पालन नहीं करता। देखो मैंने बताया था अगर हमारा यहाँ जैसे 3, यहाँ पहले 3 होता और यहाँ 5 होता तो मान लेते, क्योंकि ऐसा रहा है कि कोई भी परमाणु अपनी कक्षा स्थायी करना चाहता है। बताया था। जैसे स्थायी कक्षा कहाँ होगी बेटा? जहाँ भी किसी परमाणु के ऊपर 0, 5, डी वाले की और 10 होगा। मैंने लिखवाया था वे कौन सी कक्षाएं बन जाएंगी हमारी? स्थायी। अगर एस की बात करेंगे, इसमें क्या होगा? एस में 0, 1 और क्या हमारा 2 होगा, वे क्या कहलाएंगे? हमारे स्थायी कहलाएंगे। देखो भैया यहाँ तो 1, 2, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था क्रमवाइज, लेकिन अब क्या यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। तो भैया क्या है? हमारा एक अपवाद है। जैसे 4 से बाद में 5 आएगा तो भैया यानी 4 से बाद में 5, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब भैया 5 के बाद में ये 6 TC RU, यानी इसमें 6, यहाँ भैया कितना आना चाहिए? यहाँ 2 होने चाहिए थे, यहाँ भी 2 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 6 हो गए, यहाँ 7 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 10 हो गए। 10 का मतलब यानी हमें यहाँ 0 रखनी पड़ेगी। AU
भैया इसमें 10 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 10 होंगे, इसमें 2 होगा। तो ध्यान रखना जहाँ भी ये है ये अपवाद है। अब तुम कहोगे भैया तुमने पहले तो बताया था कि कोई भी परमाणु अपनी कक्षा को स्थायी करना चाहता है। अब जैसे यूँ बात करें तो यहाँ तो स्थायी होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन यूँ भी क्या हमारा अपवाद बन गया। तो ध्यान रखना 4d और 5s कक्षा में जहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहे हैं उनका अर्थ है कि उनकी कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा कम है। ऊर्जा का अंतर का कम का मतलब है कि जब इसे जरूरत पड़े ये इलेक्ट्रॉन इसका ही ले लेगा, जब इसे जरूरत पड़ेगी ये किसे ले लेगा, बस ये ले लेगा। बहुत अलग अलग चीज़ है, बस तुम इतना ध्यान रखो कि कोई पूछे क्यों है तो इनकी कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर क्या है भैया हमारा बहुत कम है, और जिसे जरूरत हो वह अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिर क्या कर ले यूज़ कर ले। बस इतना याद रखो कि इनकी कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर क्या है भैया बहुत कम होता है। तो इसी तरह भैया 5d श्रेणी पढ़ते हैं। 5d श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी बोल रहे हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। भाई पहली वाली को यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरी वाली 4d श्रेणी को द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और 5d श्रेणी को कौन सी श्रेणी बोलेंगे हम, तृतीय संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। ये हमारी LA से शुरू होती है और HG तक जाती है। अब बात भैया LA के बाद में 72वां आया, बाकी बीच के तत्व कहाँ चले गए, कौन बताएगा मुझे, हाँ बाकी F ब्लॉक में चलेगी। LA से शुरू हुआ, LA HF TA WRE OS IR PT AU और HG। भैया इसमें 5d श्रेणी है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d में जाएगा। 5d1 5d2 5d यानी 5d और फिर जैसे हमारा यहाँ 4d था यहाँ 5d, यहाँ 5s था तो यहाँ 6s होगा नहीं होगा, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 5d में 1 6s में 2, 5d में 2 और 6s में 2, भैया 5d में 3 6s में 4। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था भैया हमारा, यहाँ 5 होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था 5, क्योंकि कोई भी परमाणु अपने आप को क्या करना चाहे, स्थायी करना चाहे। लेकिन यहाँ क्या हो गया भैया इसमें 4 हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था 5। तो ये क्या बन गया भैया हमारा एक अपवाद हो गया। बाकी भैया ये सारे इलेक्ट्रॉन है तुम इन्हें भर कर देख सकते हो। अगली वाली श्रेणी में आओ, 6d या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 6d या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भाई 3d 4d 3 यानी 3d 4d 5d और कौन सी आएगी हमारी 6d। 6d भैया एक्टिनियम से शुरू होकर कहाँ जाएगी, Cn तक जाएगी। इसके बाद में 89 से 104वां तत्व आ गया। बीच के तत्व कहाँ गए हमारे F ब्लॉक में। इतना ध्यान रखो कि बीच के तत्व कहाँ चले गए हमारे F ब्लॉक में भैया। AC से शुरू होकर Cn तक जा रहे भैया। जैसे हमारी वहाँ 4d थी, पहले तो हमारी 3d चली, फिर हमारी 4d चली, फिर 5d चली। अब हमारी यानी 6d श्रेणी है तो कौन सी चलेगी हमारे 6d चलेगी नहीं चलेगी भैया 6d श्रेणी यानी AC यानी CD1 CD2 CD3 CD4 यानी ऐसे भैया भरे जाएंगे इसमें लोग 7s2 7s 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 7s। अब भैया CD में 1 आएगा, 7s में 2 जाएंगे, CD में भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2। लेकिन इसमें यहाँ कितने होने चाहिए थे फिर हमारे 5 होने चाहिए थे, क्योंकि कोई भी परमाणु अपने को क्या करना चाहे है स्थायी करना चाहे। स्थायी कब होगा, क्या तो उस पर 0 हो या 5 हो या क्या हो हमारा 10 हो। ये किसके लिए लागू है नियम, ये D ब्लॉक यानी उसके लिए लागू है जो D कक्षाएं होंगी, क्योंकि D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में ना आ सकते हैं। तो भैया यहाँ यू क्या बनेगा फिर हमारा एक अपवाद हो जाएगा। इसके बाद भैया और इसमें कोई अपवाद नहीं और ये सारी सही है। तो ध्यान रखना अगर पूछे कि यानी D ब्लॉक के तत्वों में ऐसी श्रेणी बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा अपवाद पाए जाएंगे तो कौन सी भैया कौन सी श्रेणी हमारी 4d श्रेणी में सबसे ज़्यादा अपवाद पाए जाते हैं। कौन सी श्रेणी में अपवाद पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा 4d श्रेणी में पाए जाएंगे। अब भैया बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनसे कुछ संबंधित ना हो समझ में। ये तो भैया तुम्हें पता क्या करने पड़ेंगे, ये तो तुम्हें रटने ही पड़ेंगे। रटने का मतलब इनमें इतना भी रटना नहीं कि तुम्हें कुछ भी भाई 3d श्रेणी बनाओ, उसमें 3d यानी 3d यानी 3d फिर 3d से बाद में 4 यानी 4s आएगा 4s। जैसे अगली श्रेणी बनाओगे क्या आएगा 4d 5s, अगली श्रेणी बनाओगे 5d 6s, फिर अगली श्रेणी बनाओगे 6d और 7s। ये भैया तो तुम्हें बना के ही देखने पड़ेंगे जब ये आएगा ये तो हाँ कितना हमने 3d 4d 5d और 6d श्रेणी के हमने क्या कर लिए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिए थे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिए, उसके नीचे ही नोट करके हेडिंग लिखे हो, नोट करके शुरू करिए लिखना। नोट करके लिखना शुरू करिए भैया। नोट 2-3 नोट लिखे जाएंगे। नोट नंबर 1 D ब्लॉक के लिखो या तत्वों में वर्ग 12 के तत्व, वर्ग 12 के तत्व कौन कौन से तत्व भैया वर्ग 12 के तत्व जिंक CD Hg Cn।
डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के तत्व जिंक, Cd, Hg, Cn में ऐसे लिखो। डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के तत्व Hg, जिंक, Cd, Hg में n-1 डी उपकोष पूरा भरा होने के कारण इन चारों तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के तत्व जिंक, Cd, Hg, Cn में n-1 डी उपकोष पूरा भरा होने के कारण इन चारों तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व नहीं माना जाता है। नोट नंबर 2, वर्ग 3 के ऐसे लिखो। डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 3 के तत्व डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग क्या कह रहे भैया? ये वाला ये डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 3 के तत्व SC वाई LA और भैया AC के गुण अन्य संक्रमण तत्वों से अलग होते हैं। दूसरा नोट, तीसरा नोट, नोट वर्ग 3 व 12 के तत्वों को अप्रारूपी अप्रारूपी तत्व कहते हैं। लिखो भैया ने पहले अप्रारूपी, ऐसे कर लीजिए, अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो हमने लिखे डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के तत्व जिंक, Cd, Hg और Cn। अगर तुमने डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रखे तो तुम्हें पता होगा कि वर्ग 12 में सबसे अंतिम में जिंक, Cd, Hg और Cn वाले तत्व आवे नहीं आते। तो मैंने लिखा कि डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के तत्व जिंक, Cd, Hg और Cn में n-d उपकोष पूरा भरा रहता है। हमारा जो अंतिम उपकोष है, जो डी उपकोष था वो पूरा भरा रहेगा नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो जिंक के अंतिम कक्षा में डी में 10 इलेक्ट्रॉन थे, Cd में भी 10 थे, Hg में भी 10 थे और Cn में भी कितने 10 थे, यानी Cn में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया? 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो भैया इस कारण उपकोष पूरा भरा होने के कारण इन चारों तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व नहीं माना जाता। तो भैया डी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 12 का मतलब हमें पता है डी ब्लॉक के तत्व कहां से शुरू होंगे, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा। अब भैया डी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 12 के तत्व में जिंक, Cd, Hg, Cn में n-1 कक्षा कौन सी कक्षा रहे? डी रहे। इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहे इन चारों तत्वों में? 10 इलेक्ट्रॉन रहे। चाहे तुम अपनी कॉपी खोल कर देख सकते हो, कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया था ना, लिखवाया था। तो इनमें कितना भैया डी कोष पूरा भरा रहता, पूरा भरा होने के कारण डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सके भैया? 10। तो डी कोष क्या रहेगा हमारा? पूरा भरा रहेगा। पूरा भरा रहने के कारण इन चारों तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व नहीं माना जाता। इसी तरह से डी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 3 के तत्व SC, Y, LA, AC के गुण अन्य संक्रमण तत्वों से अलग होते हैं। अब आ जाओ वर्ग यानी 3 के SC, Y, LA और AC,
इनके तत्वों के क्या रहे हैं, इनके गुण क्या रहे हैं भैया, अन्य तत्वों से अलग रहे हैं, क्योंकि इनका डी उपकोष क्या रहे हैं, ना तो आधा भरा रहता ना पूरा भरा रहता है, यानी बहुत ही कम भरा रहा है, इसलिए इनके गुण भी क्या रहे हैं, अन्य संक्रमण तत्वों से अलग रहे हैं। अन्य संक्रमण तत्वों से मतलब है कि हमारे एससी से बाद में टीआई ये वाले शुरू होंगे ना, यहाँ से लेके और वर्ग 3 से वर्ग 4 से और वर्ग 11 तक के तत्वों से इनके गुण क्या रहे हैं, 12 के और 3 के गुण क्या रहेंगे भैया हमारे, अलग रहेंगे। अब भैया अगर इनके गुण अलग है तो इसीलिए वर्ग 3 व 12 के तत्वों को क्या कहेंगे हम, अप्रारूपी तत्व, अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। ये भैया इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाएगा कि अप्रारूपी संक्रमण तत्व कौन कौन से तत्वों को कहेंगे, तो कौन कौन से तत्वों को कहेंगे, ध्यान रखना, वर्ग 3 से 12 के तत्वों को क्या कहेंगे हम, अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहेंगे क्यों, क्योंकि इनके गुण, जो हमारा वर्ग 3 है उसमें तो डी कोष बहुत ही कम भरा रहा है, और जो हमारा यानी भैया जो हमारा 12 है, वर्ग 12 है, उसमें डी कोष क्या भरा रहा है, हमारा पूरा भरा रहता है। इस कारण इन्हें क्या कहेंगे भैया हम, अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। आगे समझ में समीर, आगे समझ में, इसका मतलब क्या है, किसका, देखो मैंने तुम्हें बताई थी ऐसे, जैसे ही तो हमारी n होगी, n का मतलब है सबसे अंतिम कक्षा हमारी s की रहेगा ना, हमारा देखता है 3D और 4s, तो अंतिम कक्षा कौन की, s की होगी, फिर उससे अंदर की जाएंगे n-1 को d पढ़ा जाएगा, n-1 का मतलब फिर कौन सी कक्षा की बात करेंगे हम, d वाली कक्षा की बात करते हैं, तो n-1 d कक्षा को बोला जाता है, ठीक है। अब भैया कुछ इसमें 1-2 नोट और लिखा जाएगा, मैं इसे मिटो रहा हूँ फिलहाल, एक और नोट लिखा जाएगा अभी इसमें, लिखो NOT नोट, n-1 d व ns में बहुत कम ऊर्जा अंतर होने के कारण, n-1 d व ns में बहुत कम ऊर्जा अंतर होने के कारण क्या कह रहा भैया, हाँ n-1, जहाँ भी मैं n-1 लिखो ना समझ लो वहाँ डी कक्षा की बात हो रही है, होने के कारण बहुत से अपवाद होते हैं, बहुत से अपवाद होते हैं। ये अपवाद 4D श्रेणी में अधिकतम होते हैं, इसका कारण यह होता है कि 4D व 5S में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। यह इस कारण होता है कि 4D और 5S में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। बेवकूफ़ ऐसे काम ना करो भैया, लिख लिया सबने, साहिल बाबू चुप हो जाओ। देखो हमने एक और नोट लिखा, नोट n-d व ns में बहुत ही कम ऊर्जा का अंतर होने के कारण बहुत से अपवाद होते हैं। कल मैंने तुम्हें बताया था कि इन जो हमारी डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें बहुत सारे अपवाद मिलते हैं। मैंने बताया था कि अपवाद को कोई बहुत अलग तरीके से बताया कि अपवाद इस कारण है, बस एक ही कारण याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे हम, इन कक्षाओं में यानी इन उपकोषों में ऊर्जा का अंतर क्या हो भैया, बहुत ही कम होता है। अब जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी फिर वो अपनी मर्जी के अनुसार उसे यूज कर सकता है। अब देखो यही लिखा कि n-1 d व ns में बहुत कम ऊर्जा का अंतर होने के कारण बहुत से क्या पाए जाते हैं भैया, अपवाद पाए जाते हैं। और एक मैंने लिखवाया था कि ये अपवाद 4D श्रेणी में अधिकतम है। 4D श्रेणी में लगभग 10 तत्व हैं, 10 तत्वों में लगभग 4 या 5 यानी 5 अपवाद हैं, 5 अपवाद है। ये अपवाद 4D श्रेणी में अधिकतम है। इसका कारण यह होता है कि 4D और 5S उपकोषों में ऊर्जा का अंतर क्या होता है भैया हमारा, बहुत ही कम होता है। यानी और श्रेणी के मुकाबले क्या होगा, और भी कम होगा। इस कारण क्या होगा भैया, इसमें अपवाद पाए जाते हैं। क्लियर है। अब हमारा डी ब्लॉक के तत्वों में हम पढ़ रहे थे, इनका क्या पढ़ रहे थे, इनके सामान्य गुण पढ़ रहे थे। अब इनके सामान्य गुण में हमने नंबर 1 करके लिखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब हमारा एक नंबर हो गया पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब नंबर 2 करके डाल लो भौतिक गुण। नंबर 2 करके हेडिंग डाल लो भौतिक गुण। डी ब्लॉक की जो तत्व है इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? संक्रमण तत्व बोल रहे हैं ना, बोलते संक्रमण, हाँ धातुएं, संक्रमण तत्व अति धातुएं, हाँ इसमें नंबर 1, हाँ धातुएं अति कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। क्या भैया? संक्रमण धातुएं अति कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। नंबर 2 भैया, इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। क्योंकि इनके धात्विक बंध में NS के अतिरिक्त N-1D इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है क्योंकि इनके धात्विक बंध में NS के अतिरिक्त N-1D भी कोष भी भाग लेते हैं। नंबर 3, इनका गलनांक D5 पर अरे इन्हें क्या हो गया? DS पर क्या? DS पर है कौन सा? DS ना D5 रुक जाओ। पर भी डालना इनका गलनांक D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अधिकतम होता है। नंबर 4, इनकी कणन एंथैल्पी अधिक होती है। नंबर 5, प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय श्रेणी की कणन एंथैल्पी अधिक होती है। लिख लो भैया पहले आराम से तक। देखो
अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर 2 में डाल लिया हमने एडिंग भौतिक गुण। भौतिक गुण में संक्रमण धातुएं अति कठोर व कम वाष्पशील होती है। अब भैया देखो डी ब्लॉक के सभी तत्व, भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के इन्हें तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। लेकिन अब इनमें कुछ धातु भी होंगी, अधातु भी होंगी, उपधातु भी होंगी, है नहीं, ये रहेंगी नहीं रहेगी। तो कह रहा है कि जितनी भी धातु होंगी संक्रमण धातुएं अति कठोर व कम वाष्पशील होती हैं। अति कठोर का मतलब है ये बहुत ज़्यादा क्या होंगी, कठोर होंगी। और कम वाष्पशील, कम वाष्पशील का मतलब जब हम इनका गलना करें, गलना का मतलब जब हम इन्हें गलाएंगे तो क्या होंगी, कम वाष्पशील। क्या मतलब ये कम भाप बन के उड़ेंगी। तो संक्रमण धातुएं अति तो कठोर होंगी, अति कठोर का मतलब ज़्यादा तो कठोर होती हैं और क्या होती है, कम वाष्पशील होती हैं। नंबर 2, इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। गलनांक का मतलब अगर हम इन्हें गलाएंगे या इन्हें हम क्या जमाएंगे तो क्या आएंगे, ये इन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा ना, कह रहा इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। अब इसने कही थी कि उच्च होने का कारण भी मैंने लिख दिया, क्यों होता है, क्योंकि इनके धात्विक बंध में NH के अतिरिक्त N-1D इलेक्ट्रॉन भी क्या लेते हैं भैया, भाग लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो NS में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किसमें, डी कक्षक में भी, कोष में भी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, जा रहे थे। तो इनका धात्विक बंध में NH के अतिरिक्त क्या होगा, N-1D भी इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। देखो जब धातु और धातु के मध्य एक बंध बनता है उसे कौन सा बंध बोलते हैं भैया, धात्विक बंध बोलते हैं। तो कह रहा है कि इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है क्योंकि इनके धात्विक बंध में, मतलब जो धातु धातु के मध्य जो बंध बना रहेगा उसमें NS के अतिरिक्त कौन भाग लेंगे भैया, N-1D उपकोष भी भाग लेते हैं। अगला लिखा कि इनका गलनांक D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अधिकतम होगा। भाई हर तत्वों में चाहे कोई सी भी श्रेणी हो, देख लो जितने भी तत्व हैं हर पे क्या नाम लिख रहे हैं, एक पे तो पहले D1 D2 D3 D5 तक जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो जो भी D5 वाला इलेक्ट्रॉन यानी जो भी तत्व होगा D5 वाला उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भैया, हाँ यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, उसका गलनांक क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम का मतलब है कि इनसे भी अधिक क्या होगा, इसका गलनांक होगा जो भी D5 पे होगा। क्या होगा, जो भी D5 पे होगा उसका गलनांक जो नॉर्मल तत्व उनसे भी क्या होगा, अधिक होगा। अगला लिखा कि इनकी कनन एंथैल्पी अधिक होती है और भैया प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय श्रेणी की कनन एंथैल्पी अधिक होती है। अब कनन एंथैल्पी बताओ क्या हो, किसने पढ़ी कभी, देखो बताओ कनन एंथैल्पी क्या रहे, कनन एंथैल्पी एलपी ना। देखो जैसे कोई तत्व है, सपोज करो हमारा ये है, हम डी ब्लॉक का पहले ही तत्व ले लें, क्या ले लें, पहला तत्व है स्कैंडियम। क्या भैया, स्कैंडियम तत्व है। अब स्कैंडियम तत्वों के बीच में, स्कैंडियम तत्व में जो होगा भैया हमारा एक बंध पाया जाएगा, स्कैंडियम तत्वों के बीच में एक बंध पाया जाएगा। उस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को ही क्या कहेंगे हम भैया, कनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी स्कैंडियम कनन एंथैल्पी भैया यही तरह है, कनन एंथैल्पी मतलब कहने का मतलब है कि इस तत्व के बीच में, जैसे इस तत्व के डी ब्लॉक का कोई सा भी तत्व उठा लो तुम, उसके बीच में क्या धात्विक बंध पाया जाएगा और भैया उस बंध को तोड़ने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही क्या कहेंगे भैया, हम कनन एंथैल्पी कहेंगे। तो इनकी कनन एंथैल्पी क्या होती है, अधिक होती है। यानी अगर इनका बंध तोड़ना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और भैया प्रथम श्रेणी की तुलना में दूसरी व तीसरी श्रेणी की कनन एंथैल्पी क्या होती है भैया, अधिक होती है। कि प्रथम श्रेणी में तो कम कनन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन द्वितीय और तृतीय श्रेणी में क्या होगी भैया, अधिक कनन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ती है। तो बस कनन एंथैल्पी इतना समझो कि जैसे कोई भी तत्व है, जैसे डी ब्लॉक के कोई भी तत्व है, उनके बीच में बंध पाया जाएगा, उस बंध को तोड़ने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही क्या कहेंगे, कनन एंथैल्पी कहते हैं। आगे भी यहाँ तक समझ में, 3 लिख करके लिखो, ले भैया परमाणु व आयनिक आकारों में परमाणविक व आयनिक आकारों में परिवर्तन। बस कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है, नहीं हो जाएगा तुम। लेकिन भैया सारे पॉइंट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ हाँ, किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर वर्ग 10 तक, हाँ वर्ग 10 तक परमाणु
व परमाणु व आयनिक आकारों में परमाणु व आयनिक आकारों में परमाणु व आयनिक आकार किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर वर्ग 10 तक परमाणु व आयनिक आकार घटता है तथा फिर बढ़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्योंकि दसवें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है। परंतु 10वें वर्ग के बाद n-1d इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश पर हावी होता है। परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश पर हावी होता है। नाभिकीय आवेश पर हावी होता है, नहीं हो ऐसे हावी, नाभिकीय आवेश पर हावी हो जाता है। लिख लो भैया पहले से। मैंने क्या कही समीर, अब वो चुप हो जाओ। मैंने कही कि परमाणिक व आयनिक आकारों में परिवर्तन किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर 10 यानी वर्ग 10 तक तो परमाणु व आयनिक आकार घटता है तथा फिर बढ़ता है, क्योंकि 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है। परंतु 10वें वर्ग के बाद में n-1d इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश पर क्या हो जाता है भैया, हावी हो जाता है। देखो क्या है ये भैया, इधर है हमारा नाभिकीय आवेश, क्या रहे नाभिकीय आवेश हमारी ऐसी ये कक्षा रहे नहीं रहता। अब भैया जैसा अगर मैं बात करूँ इसकी हमारी ns कक्षा है, ns है, और ये क्या होगी n-1 यानी d कक्षा होगी, ठीक है। अब हमारे बता कि s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहे भैया, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अब इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो भैया ये इसे इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहे, अगर देखो पहले क्या गई, अगर ऐसे भी रहे कि जो हमारी डी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भी रहे पहले, फिर 2 भी रहे, फिर यानी 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 हो जाए, बढ़ते जाना है। तो देखो हाँ 10 हो जाना है। किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं का मतलब इधर जाने पर 10 वर्ग तक परमाणु व आयनिक आकार घटता है फिर बढ़ता है, क्योंकि 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है। देखो अगर देखो जो ये है ना डी ब्लॉक के तत्व, ये तो इस पे इधर की तरफ को धक्का लगाएंगे, लेकिन एक प्रभावी नाभिकीय आवेश रहा है किसी भी तत्वों को कहाँ को अपनी ओर को यानी नाभिक से क्या रखा है वो जोड़कर खींचता रहता है, यानी 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है। जब तक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, जब तक यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, जब तक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करेगा, इसे अपनी तरफ को खींच के रखता रहेगा। लेकिन क्या करा, क्योंकि 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर क्या होता है, हावी होता है। देखो ये जो यहाँ लगा है ना, ये परिरक्षण प्रभाव रहा है, परिरक्षण प्रभाव भैया नाभिक तो इसे अपनी तरफ को खींचता है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव इसे पल्लीमाई को खींचता रहेगा। जब तक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तो भैया जब तक तो 10वें इलेक्ट्रॉन तक तो यही जीतता रहेगा। लेकिन जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके बाद में n-1d का परिरक्षण प्रभाव, n-d का परिरक्षण प्रभाव मतलब ये वाला, जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या होगा, ये से इधर की तरफ को खींच के ले जाएगा। नहीं परिरक्षण प्रभाव किस पर हावी हो जाएगा भैया, नाभिकीय आवेश पर हावी हो जाता है। नहीं ये इलेक्ट्रॉन को किधर की तरफ को खींच के लेकर चला जाएगा, इधर की तरफ को खींच के ले जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखो, नाभिकीय आवेश बस कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच रहा है,
कहाँ तक खींचेगा वो? 10वें वर्ग तक खींचेगा। लेकिन जैसे 10 वर्ग पूरे होंगे भैया इस पे इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाएगी ज़्यादा, और फिर ये किधर को इलेक्ट्रॉनों को कितनी तरफ अपनी तरफ को खींचना शुरू कर देगा, नहीं बाहर की तरफ को धक्का देना शुरू कर देगा, एस की कक्षा की तरफ को धक्का देना शुरू कर देगा। क्योंकि भैया इसके समझाने के बहुत अलग अलग तरीके, लेकिन तुम सब में कंफ्यूज होने हो, बस एक ध्यान रखो, किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर 10 यानी वर्ग 10 तक परमाणु में आयनिक आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हमारा नाभिकीय आवेश क्या रहा है भैया? हावी रह है। क्या रहा है? नाभिकीय आवेश हावी रह है। लेकिन जैसे इधर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए डी वाली कक्षा में, फिर क्या हो जाएगा हमारा? परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा भैया हमारा? फिर इस पे हावी हो जाएगा। कह रहा है कि किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो वर्ग 10 तक परमाणु में आयनिक आकार घटता है। भैया घटन हुआ है क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या कर रहा है? अपनी तरफ को खींचता रहेगा। लेकिन 10वें वर्ग तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है। जब तक यहाँ 10 ना हो जाएंगे ना भैया, नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव पर क्या होगा? हावी होगा, नहीं से अपनी तरफ को खींचता ही रहेगा। लेकिन जैसे डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, परिरक्षण प्रभाव पर होते हैं, परंतु 10वें वर्ग के बाद में जैसे डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, परिरक्षण प्रभाव किस पर हावी हो जाएगा भैया? नाभिकीय आवेश पर। यानी ये जो परिरक्षण प्रभाव है किस पर हावी हो जाएगा? नाभिकीय आवेश पर हावी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी कक्षा में हो गया अब 10 इलेक्ट्रॉन। भाई पहले 1 इलेक्ट्रॉन था तो ही खींच रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन था जब भी खींच रहा, 3 इलेक्ट्रॉन था जब भी खींच रहा, 4 इलेक्ट्रॉन था जब भी, 5 भी, 6 भी खींचता रहता। लेकिन जैसे इसमें 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो गया? ये पावरफुल हो जाएगा इससे, और भैया पावरफुल हो गया तो फिर क्या करेगा? ये इसे अपनी तरफ को खींच लेगा। परिरक्षण प्रभाव ये रहा है, नाभिकीय आवेश ये रहा है। तो भैया आगे समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणिक व आयनिक आकारों में परिवर्तन। आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम कल।